और फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आजकल जनसंख्या का बड़ा शोर मच रहा है। यूपी सरकार एक कानून भी ले आई है जनसंख्या नियंत्रण के लिए, और सारी समस्याओं की मुख्य जड़ जनसंख्या का बढ़ना बताया जा रहा है। जब जब सरकार अपने जो है कामों में विफल होती है, जनता परेशान होती है, तब तब वो जो है कुछ ना कुछ ऐसा मुद्दा जनता में उछाल देती है जिससे जनता आपस में उलझ कर रह जाए और वो बहानेबाजी से फिर अपना समय निकाल जाती है। तो इसी पर एक बहुत महत्वपूर्ण खबर है जनसंख्या से संबंधित। ना तो जनसंख्या बढ़ रही है और ना ज़्यादा जनसंख्या की वजह से हमारी सामने समस्याएं आ रही हैं। तो इसको जो है ध्यान से सुनिएगा। कोरोना बीमारी में लाखों लोग सरकारी बद इंतजामी से मरे और करोड़ों लोग आर्थिक रूप से तबाह हो गए। सरकार के तमाम टूल और जिन्हें देश दुनिया के बारे में कुछ नहीं मालूम, वे भी कहने लगे कि देश की जनसंख्या ज़्यादा है, इसलिए संसाधन पर्याप्त नहीं पड़ते, अतः जनसंख्या नियंत्रित की जाए। इस पर कम लोगों ने ध्यान दिया कि जनसंख्या के मुताबिक जरूरी व्यवस्थाएं की जानी चाहिए थीं, जो सरकार ने नहीं की। जनता के लिए सुविधाओं के विकास, अपराधों पर रोक लगाने में विफल और तमाम मामलों में बुरी तरह फेल रहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो जनसंख्या नियंत्रण पर कानून ही ले आए हैं और कई राज्यों में जनसंख्या नियंत्रण के बारे में कार्यक्रम या कानून बनाने की कवायद चल रही है। बढ़ती जनसंख्या की बात कर सरकारें अपनी नाकामियां छुपाती हैं। जब सरकारें लोक कल्याण के काम नहीं करती तो वे जन के खिलाफ ही काम करती हैं। वे लोगों में भ्रम फैलाकर जनता को आपस में ही उलझा देती हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों और अल्पसंख्यकों इत्यादि के लिए आरक्षण जारी रहे और खत्म किया जाए, इस पर रोजाना करोड़ों लोग चर्चा करते हैं। कुछ लोग और संगठन बाकायदा आरक्षण हटवाने या आरक्षण जारी रहे इसके पक्ष में रोज लिखते, कहीं बोलते हैं, लेकिन सरकारें नौकरी ही नहीं दे रही। तो 2 करोड़ के आसपास केंद्र और राज्य सरकारों में पद खाली पड़े हैं, इन्हें भरा जाए, इसकी मांग कम लोग करते दिखाई पड़ते हैं। जब सरकार नौकरी ही नहीं दे रही तो आरक्षण जारी रहे कि हटा दिया जाए, इससे क्या फर्क पड़ेगा? अगर 2 करोड़ लोगों को नौकरी दे दी जाए तो कम से कम 85% वाले SC, ST और OBC वाले तबके के करीब 1 करोड़ परिवार पलेंगे और इनके घरों के लोग जो आरक्षण की मांग को लेकर सड़कों और सोशल मीडिया पर डटे रहते हैं, वे काम धंधे में लग जाएंगे। इसी प्रकार बाकी आधे यानी 1 करोड़ जनरल के लोग भी नौकरी करते हुए अपने ढर्रे की जिंदगी जीने लगेंगे, लेकिन सरकारें इस पर ध्यान नहीं दे रही और जो हमारे समाज के बीच में आरक्षण हटाने या जारी रखने के जो अभियान में लगे हुए हैं, वो भी नौकरियां जो है बढ़ाई जाएं और जो पुराने पद खाली पड़े हैं वो भरे जाएं, उसकी मांग नहीं करते दिख रहे। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कई राज्यों की जनसंख्या इस दशक में स्थिर हो जाएगी। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की रिपोर्ट के मुताबिक ज़्यादातर राज्यों में फर्टिलिटी रेट यानी प्रजनन दर गिरकर रिप्लेसमेंट रेट यानी प्रतिस्थापन दर 2.1 के बराबर या नीचे आ गया है। जम्मू कश्मीर, केरल, पश्चिम बंगाल सहित जिन राज्यों में मुस्लिम आबादी 20% से ज़्यादा है, वहाँ भी फर्टिलिटी रेट राष्ट्रीय औसत 1.8 से नीचे है। इसमें उत्तर प्रदेश अपवाद है, जहाँ जन्म दर 2.4 है। पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के संयुक्त निदेशक आलोक वाजपेयी के मुताबिक प्रजनन दर का सीधा संबंध धर्म से नहीं बल्कि शिक्षा, सामाजिक आर्थिक स्थिति और चिकित्सा स्वास्थ्य इत्यादि सुविधाओं से है।
68% मुस्लिम आबादी वाले जम्मू कश्मीर में फर्टिलिटी रेट 1.4 है। यूपी के ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़ दें तो फर्टिलिटी रेट रिप्लेसमेंट रेट से कम है। सिर्फ 5 राज्यों में फर्टिलिटी रेट रिप्लेस रेट के बराबर या ज़्यादा है। वाजपेयी आंकड़ों को उत्साहजनक बताते हुए कहते हैं, 2 बच्चों की नीति आई तो बेटों की चाह में सेक्स सिलेक्शन बढ़ सकता है। चीन और जापान उदाहरण हैं। बुजुर्ग आबादी बढ़ने पर चीन को 1 बच्चे की नीति बदलनी पड़ी। प्रतिस्थापन दर ज्यादा नीचे जाना भी अर्थव्यवस्था के लिए घातक है। देश में सर्वाधिक 3 प्रजनन दर बिहार में है, मेघालय में 2.9, यूपी में 2.4, झारखंड में 2.3 और राजस्थान में 2.1 है। हालांकि उत्तर प्रदेश और झारखंड सहित सर्वे के कुछ राज्यों के आंकड़े आने अभी बाकी हैं, लेकिन अनुमानित आंकड़े इन राज्यों का फर्टिलिटी रेट में 10 से 15% गिरावट का स्पष्ट संकेत दे रहे हैं। 2015-16 के मुकाबले 2019-20 में देश में फर्टिलिटी रेट 18% गिरकर 1.8 पहुंच गई। साल 1992-93 में ये दर 3.5 थी। ये इस बात का संकेत है कि आबादी स्थिर होने की ओर बढ़ रही है। जानकार बताते हैं कि केंद्र सरकार ने 2017 में 3.0 से ज़्यादा प्रजनन दर वाले 146 जिलों में विशेष परिवार नियोजन अभियान शुरू किया था। उसका भी असर दिख रहा है। फर्टिलिटी रेट या टोटल फर्टिलिटी ये बताता है कि बच्चा पैदा करने में सक्षम 15 से 49 साल की महिला कितने बच्चों को जन्म देती है। 1970 में राष्ट्रीय औसत 5 था, जो अब 1.9 से भी कम रह गया है। जाहिर है, फर्टिलिटी रेट कम होने से जनसंख्या वृद्धि दर भी कम होती है। यहाँ एक बात खास तौर पर ध्यान में रखने की है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से जुड़े लोग मुस्लिमों की बढ़ती संख्या पर ज़्यादा भ्रम फैलाते हैं। वो हिंदुओं को डराने का प्रयास करते हैं कि सन इतने में मुस्लिमों की संख्या इतनी हो जाएगी, मतलब हिंदुओं से ज़्यादा हो जाएगी, तो उनका राज हो जाएगा और वे फिर हिंदुओं को सताएंगे। झूठे इतिहास के जरिए अपनी बात को पुख्ता करने का प्रयास किया जाता है। आरएसएस के कई दर्जन संगठन, उसके करोड़ों लोग, जनसंचार के माध्यमों में कार्यरत आरएसएस की विचारधारा वाले करोड़ों लोग दिन रात यही प्रचार करते हैं। फिर सरकारें भी अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने के लिए जनसंख्या को विस्फोट का नाम दे देती हैं। जब एक ही बात कई माध्यमों से हम तक पहुंचती है तो हम में से अच्छे विवेकवान लोग भी बहक जाते हैं और वो सियारों की तरह वैसी ही हुआ करने लगते हैं। लेकिन हमें इस झूठ के मुकाबले तथ्यों को देखना चाहिए। जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि मुसलमानों में भी महिलाएं पुरुषों के मुकाबले लगभग बराबर की संख्या में हैं। मतलब 1000 पुरुषों के मुकाबले करीब 1000 ही महिलाएं हैं। इस हिसाब से एक मुसलमान 3-4 पत्नियां रख ले, ये सही नहीं है। अगर कोई एक व्यक्ति 3 पत्नियां रख भी लेगा तो वो 2 पुरुषों को पत्नी विहीन रखने का काम करेगा। अगर एक महिला 2-3 बच्चों को जन्म देती है तो यदि किसी की 3 पत्नियां होंगी तो जाहिर सी बात है कि वो व्यक्ति 6 से 9 संतानों का पिता हो सकता है। आप हकीकत की जमीन पर देखिए, बहुत लोग ऐसे हैं हिंदुओं में भी जिनके 2 से अधिक 7-8 तक बच्चे हैं एक ही पत्नी से, और बहुत से मुस्लिम आपको ऐसे मिलेंगे जिनके केवल 2 ही बच्चे हैं। उनमें कई ऐसे मिलेंगे जिनके दोनों बच्चे लड़कियां ही हैं। लड़के की चाह में उन्होंने और संतान उत्पत्ति के बारे में नहीं सोचा। वैसे मैंने देखा है कई मुस्लिमों को 2-2 पत्नियां रखे हुए। बड़ी मुसीबत रहती है। आमतौर पर शांति कम ही रह पाती है, हमेशा किचकिच रहती है।
सामान्य समझ का आदमी ऐसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता। हमें हिंदुओं में भी कभी कभार कहीं एक व्यक्ति 2 पत्नियों वाला मिल जाता है। खैर, ये बात एकदम बेबुनियाद है कि मुस्लिमों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। जनगणना के आंकड़े उठाइए, फिर सारी बात आपके समझ में आ जाएगी। दूसरी बात है जनसंख्या और संसाधनों की। तो आपको ध्यान में रखना होगा कि प्रति मिनट करोड़ों कमाने वाले मुकेश अंबानी भी भारत से ही कमा रहे हैं। उनके कब्जे में हजारों एकड़ जमीन होगी। मोदी के मित्र गौतम अडानी के लिए सरकार किसानों और आम जन की बलि देने पर उतरी हुई है। टाटा, बिरला, जिंदल, सिंघानिया जैसे तमाम सेठ लाखों एकड़ जमीन पर काबिज हैं। सरकार के कब्जे में सबसे ज्यादा जमीन है। उसका काम अगर 1/4 किलोमीटर की जमीन से चल सकता है तो वहां उसने 1 किलोमीटर से अधिक जमीन कब्जाई हुई है और करोड़ों लोग सड़क किनारे रहने को अभिशप्त हैं। अभी सेंट्रल विस्टा का जो मामला काफी समय से चल रहा है। दिल्ली में केंद्र सरकार के लिए सैकड़ों एकड़ जमीन में शानदार बंगले बने हुए हैं, शानदार भवन बने हुए हैं और इसके बावजूद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20,000 करोड़ के खर्चे से और तमाम दिल्ली में खाली जगह जो है लोगों के घूमने फिरने के काम आती है, जो दिल्ली की शान है, जिसे दुनिया भर से देखने लोग आते हैं, उसको खुर्द-बुर्द करके 20,000 करोड़ रुपया खर्च करके और नया संसद भवन, नया प्रधानमंत्री आवास और जाने क्या क्या बना रहा है। यही पैसा देश के विकास में, स्वास्थ्य, शिक्षा इत्यादि में लग सकता था, लेकिन सरकार फिजूल खर्ची कर रही है। तो इसके अलावा पूर्व मंत्रियों, पूर्व सांसदों की पेंशन इत्यादि पर भी कई हजार करोड़ रुपया लगता है। केवल केंद्र सरकार का खर्च करीब 8 लाख करोड़ सालाना है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, केंद्र सरकार में काम करने वाले नौकरशाहों को मोटी तनख्वाहें, बंगला, गाड़ी, भत्ते और तमाम तरह की सुविधाएं मिलती हैं। राज्यों में भी यही हाल है। यहाँ मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों, पूर्व मंत्रियों और पूर्व मुख्यमंत्रियों, विधायकों और पूर्व विधायकों को अच्छा खासा वेतन और तमाम सुविधाएं मिलती हैं। नेता और नौकरशाह राजसी ठाट-बाट से रहते हैं। ये सब कहाँ से आता है? इसी देश से आता है। राष्ट्रपति को आजीवन लगभग सभी सुविधाएं और पेंशन दिए जाने की व्यवस्था है, तब भी उन्हें 5 लाख वेतन कम लगता है और सरकारें कुछ परिवारों को कुछ महीनों के लिए 5 किलो राशन देती हैं तो बहुत मेहरबान होने का ढोल पीटते हुए ये रोना रोती हैं कि इससे सरकार पर इतने हजार करोड़ का बोझ पड़ रहा है। आपको समझने की जरूरत है, मामला जनसंख्या के ज्यादा होने का बिल्कुल भी नहीं है। जनता के साथ कैसे कैसे छल किया जाना है, इसके लिए बहाने खोजे जाते हैं और वे पब्लिक में परोस दिए जाते हैं। जनता उसमें उलझ जाती है। तो मामला ये है कि जनसंख्या ना तो बढ़ रही है और ना जनसंख्या के कारण समस्याएं हैं। समस्याएं हैं कि लोगों के कल्याण के हिसाब से नीतियां बने और उन्हें लागू किया जाए। संसाधनों की देश में कमी नहीं है, इससे ज़्यादा जनसंख्या भी बड़े खुशहाल तरीके से रह सकती है। नौकरियां दी जाएं लोगों को और संसाधनों का, जमीनों का ठीक ठीक वितरण किया जाए, सभी को आवास, रोटी, कपड़ा, मकान सब कुछ मिल सकता है। तो ये इस सारी बातचीत पर आपके मैं विचार जानना चाहूँगा। कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके सहयोग का आभारी रहूँगा। धन्यवाद। नमस्कार।